हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग जो 12th क्लास का हमारा फिजिक्स है, तो उसको यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 12th क्लास का फिजिक्स है, उसका यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे एक सिलेबस आपके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो ये आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट है, ठीक है। इसमें मेरे को ये दिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो चैप्टर अभी आ रहा है हम लोग का, उसमें हम चार्जेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और फिर इसी से हमारा लास्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा कैपेसिटर का, ठीक है। ओके, तो आइए वन बाई वन इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप इसमें ये करेंगे कि आप नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको अंडरलाइन भी करूँगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट है ना, तो मैं जैसा आपको समझा देता हूँ कि हमको जो फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो जो हम लोगों को यहाँ पे देखना है फिजिक्स में, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमको मेनली क्या पढ़ना है, एक जैसे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो मेरे को चार्ज पार्टिकल का पूरा डिटेल पढ़ना है। क्लियर है? ओके, तो देखिए, चार्ज पार्टिकल सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज जब मेरा स्टैटिक फॉर्म में होगा, स्टैटिक यानी रेस्ट, ठीक है। तो स्टैटिक फॉर्म में होगा तो चार्ज के इर्द गिर्द, ठीक है, किस तरह का चार्ज बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड जो फील्ड है, ओके, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब चार्ज मेरा स्टैटिक होगा, याद रखिएगा, स्टैटिक, ओके। तो चार्ज जब स्टैटिक होगा यानी रेस्ट पे होगा, तो इसी से रिलेटेड जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कि चार्ज जब मेरा रेस्ट पे है तो किस तरह का वो बिहेव करता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द क्या फील्ड होगा, ठीक है। फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, और भी जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा तो वो सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। अब मेरा चार्ज पार्टिकल फिर क्या है, तो इस चार्ज पार्टिकल में जैसे अभी स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक के बाद फिर ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मोशन में, ठीक है। तो जब ये मोशन करने लगता है चार्ज, ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ज का जो फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या कहलाता है? पर यूनिट टाइम आपका कहलाता है वो करंट, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा क्या? करंट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग फिर करंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो देखिए, जब हम लोग चार्ज से इससे रिलेटेड चीज पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है, ठीक है। इसका जो फील्ड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाएगा, ठीक है। जब जब मेरा करंट है उसके इर्द गिर्द भी फील्ड होता है, ये भी देखा गया है, ठीक है। वो जो फील्ड होगा तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरा पढ़ना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोगों को पूरा पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। तो मेनली जो चार्ज पार्टिकल है, तो उसी से रिलेटेड ये सारा पूरा फिजिक्स है, ठीक है। उसके स्टैटिक होने पर, फिर उसके मोशन में होने पर, ठीक है, उसका फ्लो करने पर, फिर करंट है तो फिर करंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ओके, तो देखिए, हम लोग आइए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते जाएंगे। पढ़ने के लिए आप सारा पढ़ सकते हैं, बुकलेट में रही जो है डिजाइन किया हुआ है, हमारे अपने सेंटर का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
विच डील्स द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, द ब्रांच, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, हाईलाइट में दिख रहा है, हाईलाइट में अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक है छोड़ देता हूँ मैं हाईलाइट को। चलिए हाईलाइट हटा देता हूँ, तो अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यही देखिए आपका है क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, मतलब जब हमारा चार्ज स्टैटिक होगा, रेस्ट में होगा, तब जब हम जो डीलिंग करेंगे उसके बिहेवियर पर, ठीक है, ये जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो जो फिजिक्स का ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपका कभी कभार इसका प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक दो प्रॉपर्टी आप इसका बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, ओके, देखिए क्या है आपका चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which is due to which is produces and experiences electrical and magnetic effect। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच, ठीक है, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे इट होगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यही चार्ज है। अच्छा नीचे देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी रिटेन एज एन ई। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा, हम उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम एन ई करके लिखते हैं। ठीक है, जहाँ एन मेरा क्या है, एन मेरा पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और ई मेरा क्या है, ई मेरा है एलिमेंट्री चार्ज, यानी जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है 1.60 इंटू 10⁻⁹ सी। ठीक है, तो ये है आपका। तो देखिए नोट बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप स्क्रीन शॉट ले करके, ठीक है, और जूम करके देखेंगे। ठीक है, इसको तो आपका नोट जो है क्या है वो अच्छे से बनेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम देखते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है, तो देखिए थोड़ा मैंने इसको जूम भी कर दिया है, अब आपको थोड़ा ये और ये बड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग हमेशा एन ई लिखते हैं। ठीक है, चार्ज का जो भी क्वांटिटी होता है, जाहिर सी बात है कि वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एन आपका पॉजिटिव या तो निगेटिव इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हैं क्या होता है इंटीजर, +-1 +-2 +-3। ठीक है, ये जीरो भी एक इंटीजर है। ओके, तो इस तरह का। और जो ई का वैल्यू है वो क्या होता है, वो होता है 1.60 10⁻⁹ कूलम्ब। 1.60 10⁻⁹ कूलम्ब ये होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, सबसे पहला है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आपको पहले से मालूम है कि अगर लाइक चार्ज है, यानी अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों क्या करता है, रिपेल करता है ना, यानी एक दूसरे से दूर जाता है। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिपल्सन होता है। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, मान लीजिए एक मेरा है +Q1 और दूसरा है मेरा -Q2, तब ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा आपस में। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या है, दूसरा है चार्ज इज स्केलर एंड कैन बी
ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज जो है आपका वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है हमारा वो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है, मतलब चार्ज को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ठीक है, मतलब एक ई इससे पता चल जाएगा कि एक चार्ज है, ठीक है। ई लिखें या क्यू लिखें एक ही बात है, ओके। कहीं पे ई लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज से वो को रिलेटेड होगा, और क्यू मतलब उसका अपना चार्ज। तो ये जब भी लिखा जाता है क्यू, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, ठीक है, जहाँ एन आपका इंटीजर है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि एक ई से एक चार्ज, तो जितना एन का वैल्यू होगा हम उतना चार्ज यहाँ पे बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको नोट बता रहा है, ये नोट है, इस नोट को आप लिखिएगा, क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नेवर बी, इस तरह का फ्रैक्शनल में नहीं होगा, 1/3 ई, 1.5 ई, ऐसा कभी भी चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी का भी। क्लियर है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंटीजर मल्टीपल होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए एग्जाम में आपको दो तीन ही प्रॉपर्टी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो अगर दो तीन प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, अब आइए देखिए कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक दो देखिए। उसके बाद क्या है, नंबर डी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम्ब, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज ए बी कोलॉम्ब, ठीक है, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, आप इसको लिखिए, एसआई यूनिट इज ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब, ठीक है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ज का जो यूनिट है वो क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, ठीक है। तो ये लिखिएगा सिर्फ, जो मैंने अंडरलाइन किया है नीचे में। फिर ई नंबर में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व होता है, ठीक है। द अल्जेब्राइक यानी नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। कंजर्व का मतलब ये है कि जैसे कोई भी जो नेट चार्ज है आपका, ठीक है ना, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, मतलब कि उसमें से चार्ज आपका लीक नहीं कर सकता, तो उसका जो टोटल चार्ज है वो आपका कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कुछ अगर चार्ज किसी को जाएगा, इस जाहिर सी बात है, मान लीजिए मेरे पास में दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक है मेरे पास में ए और एक है मेरे पास में बी, दो बॉडी है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को जैसे मान लीजिए, इस जाहिर सी बात है कि अगर ये दोनों को हम आइसोलेट कर देते हैं, तो इसमें मान लीजिए मेरे पास में 5 5 ई है, और इसमें मेरे पास में सपोज करता हूँ कि 3 ई है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि अगर 2 ई यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो शुरू में क्या था, 5 + 3 8 था, अब 2 ई अगर यहाँ से यहाँ चला गया चार्ज, ठीक है, तब इसके पास 3 बचेगा, इसके पास 5 बचेगा, फिर भी ये 8 ही रहेगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम को ले लेते हैं, यानी टोटल चार्ज जो है किसी भी कोई भी ऐसा सिस्टम ले लेते हैं जो मेरे लिए क्या है, जहाँ से हम चार्ज को किसी और बाहर एरिया में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, वो कंजर्व होता है, ठीक है, जो नेट चार्ज है आपका कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी है, इसमें से आप कोई भी 3 4 प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान और छोटा छोटा प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है चार्ज ऑफ ए बॉडी, ठीक है। चार्ज ऑफ बॉडी क्या है, मतलब एक बॉडी में कैसे कैसे चार्ज जो है आ सकता है। तो देखिए बहुत सा प्रोसेस है, एक आ सकता है फ्रिक्शन से, ठीक है, दूसरा कंडक्शन से, सी इंडक्शन से, डी, ठीक है, डी है आपका ये थर्मियोनिक आयोनाइजेशन से आ सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग थर्मियोनिक इमिशन भी बोलते हैं, ओके। और ई है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एफ है आपका फील्ड इमिशन, ठीक है। तो कई सारे सोर्सेज से जो है चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, एक बॉडी में चार्ज हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा होगा इसमें, ठीक है, कैसे कैसे होता है। तो नंबर ए है, देखिए, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो ये सब आप जानते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा बस, बट मैं इसको सिर्फ समझा देता हूँ। जो आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है,
तो आप देखते हैं ना कि आप भी जब क्या होता है, सूखा हुआ कंघी को आप रब करेंगे अपने बालों में, सूखे हुए बालों में, ठीक है, तो क्या होता है फिर आप देखते हैं कि कंघी में कुछ ना कुछ जो है पावर आ जाता है अट्रैक्ट करने का, और वो जो है कागज के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या आता है, फ्रिक्शन से आता है, क्योंकि आपका बाल सूखा हुआ था तो कंघी और बाल में रगड़ आया जिससे उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो वही फिनोमेना है। तो उस तरीके से जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। वही वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन किसको कहते हैं, तो कंडक्शन का जो मतलब है, ठीक है, वो होता है जोड़ देना, किसी तार से जोड़ देना, ठीक है, फ्लो करवाना चार्ज को। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे दो बॉडी है ए और बी, तो अभी यहाँ पे स्विच ऑन है, सॉरी स्विच यहाँ पे ऑफ है, मतलब ठीक है, मतलब दोनों में के बीच में कनेक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। पहले सिर्फ इसी में था और इसमें नहीं था, ठीक है। अब दोनों में आ गया, कुछ इसमें भी है कुछ इसमें भी है, ठीक है। फिर आप जब दोनों को अलग अलग देखेंगे तो दोनों में चार्ज नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी चार्ज बॉडी से दूसरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और वो भी कंडक्टर है, तो वहाँ पे भी आपका चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा होता है आपका चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाई इंडक्शन, जैसे चार्जिंग बाई इंडक्शन भी आप देख रहे हैं, ठीक है। ओके, चार्जिंग बाई इंडक्शन जैसे आप अभी भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा जो चार्ज हो रहा है हमारा, तो वो क्या होगा, वायरलेस चार्जिंग आ रहा है, ठीक है, यानी तार से जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर तार से जोड़ के चार्ज करेंगे तब तो फिर कंडक्शन हो जाएगा जैसा ऊपर देखे थे। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है, वही आपका है वायरलेस चार्जिंग, ठीक है। यानी आप किसी बॉडी के, ठीक है, करीब में किसी दूसरे बॉडी को रखते हैं। ये देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है आपका, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो आप इसके बस इसके नज़दीक में रखते हैं तो क्या होता है, खुद ब खुद जो है चार्ज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, दोनों में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये है चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको हम लोग आगे भी जा करके काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। फिर है आपका ये थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। तो ये जैसा आपको यहाँ पे फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि कोई मेटल प्लेट है उसको आप गर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप गर्म करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा, यानी वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका वहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्मियोनिक इमिशन इस ऐसे करके चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर आपका उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप पहले से पढ़ चुके होंगे कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई हाई एनर्जी या कोई सनलाइट आपका पड़ रहा है, जैसे ये मेटल है, ठीक है, और इसमें आपका सनलाइट इमिट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हाई एनर्जी लाइट है तो जाहिर सी बात है फिर से इसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा, यानी ये चार्ज हो जाएगा। फिर एक फील्ड इमिशन होता है, ठीक है। फील्ड इमिशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड इज अप्लाइड, ठीक है, हियर द मेटल सरफेस देन, यहाँ पे ये नियर लिखा हुआ है, ठीक है, नियर द मेटल सरफेस, नियर द मेटल सरफेस, ठीक है। When electric field of large magnitude is applied near the metal surface, the some electrons come out from the metal surface and hence the metal gets positively charged, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है तो आपका जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्जेड हो जाता है, यानी वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ वे है चार्ज करने का, इसको एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता, आप अपने नॉलेज के लिए इसको करके रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ये है कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए अच्छा चीज़ है, ठीक है। चार्ज एंड मास में डिफरेंस, तो देख लीजिए क्या क्या है। पहला तो ये है कि चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना, ठीक है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चार्ज से ही चेक कर पाते हैं, ठीक है, चार्ज ही बता पाएगा। जबकि मास का जो रोल है वो किस में होता है, वो आपका होता है ग्रेविटेशन में, ठीक है, जानते हैं आप पहले से। चार्ज आपका देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कहीं पे कोई चार्ज नहीं भी होगा, जीरो भी हो सकता है। लेकिन आपका मास
ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, ठीक है। चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी से, यानी बॉडी में अगर वेलोसिटी आ गया तो उससे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दौड़ रहा है तेजी के साथ में चार्ज बॉडी, तो उससे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मास में क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, ठीक है, जैसे ही आप वेलोसिटी जो है बॉडी का वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो उसका मास है, द मास ऑफ बॉडी, ठीक है, ये आपका डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आप डिक्रीज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो चूंकि लॉस होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी है वो हल्का हो जाता है, ठीक है। ओके, जैसे आप देखते हैं ना बाइक वगैरह चलाते हैं तो 150 सीसी है तो शुरू में भारी चलेगा, ज़्यादा गियर कर दीजिएगा तो फिर वो हल्का चलने लगता है, ठीक है, तो लाइट हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखें फोर्थ जो क्या है, नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेट चार्ज आपका क्या है, कंजर्व रहता है, जबकि मास आपका क्या है, कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है, और आपका मास भी क्वांटाइज्ड होता है, तो ये सिमिलरिटी है कह लीजिए, ठीक है। चूँकि मास भी आपका चूँकि एनर्जी का एक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो एनर्जी आपका ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। फोर्स जो है दो चार्ज के बीच का अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो मास के बीच का है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है। और चार्ज जो है आपका वो कभी भी बगैर मास के नहीं होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मास आपका होना ही है, ठीक है। जबकि जो हमारा मास बॉडी है वो उसमें चार्ज आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ये कुछ डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा, देखिए इसके बाद आपका आ रहा है कूलॉम्स लॉ, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है हमको वो यहीं से पता चलेगा। क्या है स्टेटमेंट, इसको आपको याद करना है, एग्जाम में आता है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहला बात क्या है कि जो दो चार्ज बॉडी है उनके बीच का जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। ये आपका कूलॉम्स लॉ है। ओके, इसको आप यहाँ पे फिगर से समझिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज टू चार्ज पार्टिकल है, Q1 है और क्या है, Q2 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है, तो सबसे पहला ये कि जो फोर्स होगा मेरा वो इनके प्रोडक्ट का Q1 इंटू Q2, यहाँ पे देखिए इनके प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो इसके बीच का डिस्टेंस है R, तो उसके स्क्वायर का यानी आर स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ में कि जो चार्ज वैल्यू है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब बिल्कुल देखिए कॉमन सेंस है, चार्ज को हम बढ़ाएंगे तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या है, मेरा फोर्स कम होता जाएगा। और फोर्स जो कम होगा वो क्या होगा, इस तरीके से कम होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, ठीक है। यानी तेजी से कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। जितना आप उसको गैप में करेंगे, ठीक है, तो जितना आपका गैप होगा उसी गैप के हिसाब से, ठीक है, उसका जब उसका जो स्क्वायर है उसके हिसाब से वो क्या होता जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका कूलॉम्स लॉ है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें कंबाइनिंग तो क्या हो जाता है, इफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं
तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो के है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अ, यहाँ पर जो के है इसको बोला जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है ना, क्लियर। और फिर आपका जब इस के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल के लिया गया है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल के है ये हमारा कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बताऊंगा, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो के जगह पे इसको जब हम लोग पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये क्या है, ये कुलॉम्स फोर्स है, दो चार्ज बॉडी, दो चार्ज पार्टिकल क्यू वन और क्यू टू के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। तो ये जो एप्सिलॉन है ये हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वो क्या है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, दैट इज ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और ये जो रेशियो है ई बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग के बोलते हैं या तो ई आर बोलते हैं। ठीक है, तो आर का मतलब होता है रिलेटिव, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अच्छा। अब आप देखिए कि अगर आपका वैक्यूम है यानी कोई मीडियम अगर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा के का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक ही चीज हो जाते हैं। तो वैक्यूम में अगर आप मतलब कोई मीडियम में अगर आप काम नहीं कर रहे हैं सिंपली, तो आप फिर क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, को रहने देंगे और के को 1 कर दीजिएगा, इस के को। ठीक है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो के आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपली यहाँ से। ठीक है, क्योंकि के मेरा 1 हो गया, और इस केस में जो एफ का वैल्यू है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका कुलॉम्स लॉ है। ठीक है, तो ये कुलॉम्स लॉ का थ्योरी हो गया, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसका फिर वेक्टर फॉर्म जो होता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, जो परमिटिविटी है इसका क्या मतलब है यहाँ पे, और इससे किस तरीके से फोर्स में मेरा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखते रहिए मेरा। ठीक है, नोट्स को अच्छे से बना लीजिए, इनको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको इंपॉर्टेंट समझ करके आप करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।